आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सॉइल बायोलॉजी को एमसीक्यूज़ के ज़रिए कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी जो भी सॉइल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आने वाले वक़्त में आप एएसआरपी नेट या आईसीआर के जेआरएफ, एसआरएफ एग्ज़ामिनेशंस के लिए सॉइल बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो साबित हो सके। इस वीडियो से जो पहले की वीडियोज़ हैं, उनके अंदर हमने सॉइल फिज़िक्स के, सॉइल केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ के ज़रिए रिवीजन किए हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ ना देखे हों और आप उन्हें देखना चाहें, तो उनकी लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये वीडियो कंप्लीट अगर आप देखते हैं, तो आई एम रियली श्योर दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं कहूँगा 1 to 30 एक टेबल बना लीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स अपनी कॉपी में गैस करते चलिएगा, और जो आपके आंसर सही हो उन पे राइट और जो रॉन्ग हो गलत कंसिडर कर लें, और देखें कि आपको कितना सॉइल बायोलॉजी आता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस करेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मैक्रो एग्रीगेट। एग्रीगेट्स की बात हो रही है। मिट्टी के अंदर एग्रीगेट्स जो होते हैं, उसके अंदर मैक्रो एग्रीगेट्स जो है वो उसका साइज क्या होता है, ये आपको बताना है। सोचिए अपना आंसर, अपने दिमाग में एक आंसर गैस करके रख लीजिए। 5 4 3 2 1। आई होप अपने आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज थर्ड वन, यानी 250 से 5000 माइक्रोमीटर। 250 से 5000 माइक्रोमीटर। तो क्या ये रेंज भी कोई काम की है? जो 2 से 20 बताई गई है हमें, क्या ये रेंज भी आगे की हमारे काम आ सकती है? तो बिल्कुल, तो हमें इस तरह से याद कर लेना चाहिए कि सॉइल एग्रीगेट्स आर डिवाइडेड इनटू माइक्रो एग्रीगेट्स। माइक्रो एग्रीगेट की रेंज क्या है? 2 से 20 माइक्रोमीटर है। माइक्रो कितना? 2 से 20 माइक्रोमीटर। मैक्रोमीटर मैक्रो एग्रीगेट में कहाँ जाएंगे? 250 से 5000 जाएंगे। ठीक है, उसके बीच का भी कुछ होता है क्या? हाँ, एक अलग नाम देके एक लाइन बताई है जो कि इंपॉर्टेंट है कि सब माइक्रो एग्रीगेट क्या होते हैं। सब माइक्रो एग्रीगेट है ना, तो इसे हम ये कहते हैं कि ऑफन टर्म्ड एज अ पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, इन्हें पीओएम यानी पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन विद इन द माइक्रो एग्रीगेट। माइक्रो एग्रीगेट का ऐसा छोटा प्रोपोर्शन जिसके अंदर प्लांट और माइक्रोब्स के रेजिड्यू हो सकते हैं, है ना, प्लांट और माइक्रोबियल डेब्रिस हो सकता है। साथ में उसके अंदर हम देख सकते हैं क्ले, ह्यूमस और फेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसी चीजें भी देखी जा सकती है। पीओएम इंपॉर्टेंट है क्या? शायद हो सकता है, आ सकता है। पीओएम का संबंध किससे है? सब माइक्रो एग्रीगेट से है। तो मैक्रो मैक्रो की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना हम मैक्रोपोर, माइक्रोपोर, मीजोपोर, अल्ट्रा माइक्रोपोर और क्रिप्टोपोर्स के बारे में भी बात कर लें। क्या आप इस मैचअप को कर सकते हैं? कॉपी में फटाफट से इसका आंसर गैस कर लीजिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हर क्वेश्चन पे मुझे आप पॉज करके अपना आंसर गैस करते हैं। प्लीज इस तरह से करिएगा, तब आपको समझ आएगा कि आपको कितना नॉलेज है सॉइल बायोलॉजी का, राइट। अब मैं आंसर रिवील करूँ, आंसर इज फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि देखते हैं मैक्रो सबसे बड़े कौन से हैं, तो मैक्रोपोर्स हम कह सकते हैं 80 से 5000 प्लस, मतलब 5000 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा, है ना। 0.08 मिलीमीटर कह सकता हूं मैं इसे, राइट। मिलीमीटर कह सकते हैं हम, 0.08 मिलीमीटर, राइट। जब इसे हम मिलीमीटर में बदलें तो इस तरह से इसको एक रेंज के रूप में याद रखना कि 0.08 मिलीमीटर से ज्यादा जो होते हैं वो मैक्रोपोर्स होते हैं ना। आप कहेंगे कि हमने तो एक और रेंज भी पढ़ी है 0.06 के रूप में भी बताई जाती है ना। तो अगर हम इसका 80 के अंदर डिवाइड लगाएं 1000 का, तो ये कितना आएगा? 0.08, है ना। तभी तो हम कह रहे हैं ये माइक्रोमीटर मिलीमीटर के अंदर बदल के बताया मैंने। तो ये रेंज भी एक तरह से दिमाग में रखना कि मिलीमीटर में अगर कल को आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम कंफ्यूज ना हो। माइक्रोमीटर को दिमाग में रखना है, जो कि टारगेट करके सीधा सीधा बताया गया है, लेकिन बाकी भी हमें पता होना चाहिए। मीजोपोर क्या हो जाएंगे भैया? इससे थोड़े छोटे हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? 80 से हम देख सकते हैं 30 के बीच में। माइक्रो कहाँ आ जाएगा? 5 से 30 के बीच में आएगा। अल्ट्रा माइक्रो मतलब 5 से भी छोटा कुछ ये है। क्रिप्टोकॉन हो गया जो 30 मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, वो क्रिप्टोकोर्स हो जाएंगे। कहीं लिखा है क्या ऐसी बात? कोई विश्वास वाली बात है क्या? ये बिल्कुल विश्वास वाली बात है। ये आइडल प्लस के अंदर सीधा मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। काम की बात मुझे लगती है ये भी याद रखनी है कि मैक्रोपोर्स जो कि प्लांट रूट्स और बरोइंग ऑफ एनिमल्स एंड अर्थवॉर्म्स वगैरह से बनते हैं, यानी ऐसे मैक्रोपोर्स जो कि फौना एंड फ्लोरा की हेल्प से बन रहे हैं, तो उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम बायोपोर्स कहते हैं। स्पेसिफिकली किसे कहा गया है? मैक्रोपोर के लिए ये टर्म यूज की है, बायोपोर्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है इस चार्ट में ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसे पोर्स हैं जिनका पानी पौधों के लिए अवेलेबल होता है। तो क्या मैक्रोपोर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है वाटर? नहीं। कौन सा है? मीजोपोर है।
बिल्कुल यहाँ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सॉरी कैपिलरी वाटर एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फंगाई एंड रूट हेयर्स, है ना, एंड रूट हेयर्स कैन पेनिट्रेट। तो इन मीजोपोर्स का पानी पौधे काम में ले सकते हैं, माइक्रोपोर का भी पानी हम देख सकते हैं पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैन बी यूज बाय प्लांट्स। अल्ट्रा माइक्रोपोर काम में नहीं ले सकते, तो मीजो और माइक्रो पौधे काम में ले सकते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रोपोर का पानी कौन काम में ले सकते हैं, तो हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो वाला पानी कोई काम में नहीं ले रहा, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्लांट्स। तो काम की बातें मैंने आपको बता दी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जज करिए। इस क्वेश्चन का मकसद आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कराना है। एक गलत है, कौन सा गलत है फटाफट से जज कर लो। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। आई होप अपना आंसर आपने सोच लिया है। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर इज सी। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट याद रखना कि बैक्टीरिया जो है अर्थ के अंदर टोटल नंबर कितना बताते हैं, 5 गुणा 10 की घात 30। ओके, टोटल बायोमास कितना बताते हैं बैक्टीरिया का, 3.5 इंटू 10 to the power 14 kg ऑफ कार्बन के फॉर्म में। ठीक है, दिवाकर आगे बताओ। आगे सॉइल हैबिटेट बताया है, सॉइल हैबिटेट दिमाग में रखना है। सॉइल हैबिटेट मतलब क्या, मतलब एंटायरिटी मतलब जो कुछ भी है सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ, उसे सॉइल हैबिटेट कह दिया ना। एंटायरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको मिला दो तो उसे सॉइल हैबिटेट कह सकते हो। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल कि सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल मतलब 1 ग्राम मिट्टी उठा के देखोगे तो उसमें 10 की घात 9 मतलब कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया आई थिंक, है ना। 100 करोड़ हम कह सकते हैं बैक्टीरिया उसमें होंगे। ठीक है, ये गलत क्यों है स्टेटमेंट। सॉइल प्रोवाइड अ पोरस 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है, बाय स्ट्रेट डायरेक्ट रूट एंड सॉइल स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉइल ड्वेलिंग स्पीसीज। सॉइल ड्वेलिंग स्पीसीज मतलब जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या कोई सीधा पाथ बनाएगा मिट्टी में, नहीं बनाएगा। अर्थवॉर्म जो पाथ, जो गैलरीज, जो टनल्स बनाता है, क्या जानते हैं आप उसे क्या कहते हैं। एक होता है फाइलोस्फेयर, एक होता है राइजोस्फेयर, एक होता है ड्रिलोस्फेयर। ड्रिलो वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं, अर्थ फॉर्म के लिए काम में लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता हो ये बात तो लिख लीजिएगा कि ड्रिलोस्फेयर का संबंध किससे है। ड्रिलोस्फेयर का संबंध, मेरी ये कैमरा हिलने लगता है, मैं ना, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में से कांपने लगता है, वो टेबल ही ऐसी है यार, क्या करें। ड्रिलोस्फेयर जो है उसका संबंध किससे है, अर्थ वॉर्म से है। अर्थ फॉर्म से एक और चीज का संबंध है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग ब्यूटी हाइपोथेसिस, है ना। चलो क्या आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द फिजिकल वीदरिंग प्रोसेस नोन एज द मिनरल टनलिंग। मिनरल टनलिंग की का संबंध किससे है ये आपको बताना है। मिनरल टनलिंग का संबंध किससे है आपको बताना है। 5 4 3 2 1 अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया है। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है थर्ड, फंगाई का संबंध है। फंगाई जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, तो फंगाई का संबंध है मिनरल टनलिंग से। और मिनरल टनलिंग है क्या, फिजिकल विदरिंग है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के नाम पे आपको ये बताया है कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल और प्लांट के रूप में बांटे गए हैं। एनिमल है तो फौना है, प्लांट है तो फ्लोरा है। कैसे डिवाइड किया गया होगा, क्या लगता है आपको, क्या क्राइटेरिया रहा होगा कि किसी को फ्लोरा कह दिया, किसी को फौना कह दिया। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या कहा, फ्लोरा कहा गया, है ना। सेल वॉल के साथ साथ में कुछ के अंदर हम देख सकते हैं कि भैया क्लोरोफिल भी होता है ना। तो सेल वॉल और क्लोरोफिल ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके माध्यम से मुझे लगता है प्लांट और एनिमल की सेल्स को डिवाइड किया गया है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना, मेरे ख्याल से नहीं होती। तो इस हिसाब से शायद इसे अलग किया गया है। ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोफोना। माइक्रोफोना के एग्जांपल क्या है, प्रोटोजोआ है, निमेटोड है, रोटिफर्स है। ठीक है दिवाकर। मैक्रोफोना के एग्जांपल कौन है, अर्थफॉर्म है, हमारा फेवरेट किसान का दोस्त, अर्थफॉर्म है, टर्माइट है, एंट है, ग्रब है, स्लग्स एंड स्नेल है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है। ठीक है दिवाकर। माइक्रोफ्लोरा कौन है, क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है ना। वो क्या नाम बोलते हैं, परप्यूरिन या ऐसे पी से नाम होता है ना, पोरफायरिन की सेल वॉल होती है आई थिंक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना, मेरा ये नीट वाला पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ तो मुंह पे आ जाता है, गलत हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। चलो, एक्टिनोमाइसीटीज के ऊपर भी आई थिंक सॉल्व वॉल होती है, फंगाई के ऊपर तो बिल्कुल होती है, काइटिन की होती है, एल्गी भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। इन सभी को हमने माइक्रोफ्लोरा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोफ्लोरा कौन सा है ना। ये जब एग्जाम में आते हैं ना, अभी तो देख के लगता है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तब दिमाग क्या दही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गलत ना हो क्वेश्चन। तो प्लांट रूट्स और मैक्रो एल्गी को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द प्रोसेस नोन फॉर द मिनरल नियो फॉर्मेशन। एक टर्म बताइए, मिनरल नियो फॉर्मेशन क्या है, किससे संबंध रखता है। फटाफट से मुझे पॉज करके इसका आंसर गैस करिए। आंसर तो मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं कहूंगा पहले ही कि वीडियो लेंदी होगा प्लीज, तो
लेकिन अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सॉइल बायोलॉजी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। मैंने IEEE को भी यहाँ कवर किया है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने चीज़ें यहाँ रखी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। रिवील कर रहा हूँ, आंसर है इसका सेकंड, यानी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनरल थ्रू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ सॉइल बायोटा, जैसे कि लाइकेन एंड फंगाई। लाइकेन एंड फंगाई जो है इनसे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मिनरल्स जो है उससे सेकेंडरी मिनरल का बनना हो गया, या रॉक से हम कह सकते हैं विदरिंग के थ्रू जो मिनरल्स बन रहे हैं, स्पेसिफिकली सेकेंडरी क्ले मिनरल्स जो बन रहे हैं उसके बनने को हम कहते हैं मिनरल न्यू फॉर्मेशन। ठीक है दिवाकर, ओके डन। अच्छा, लाइकेन का नाम आया है तो लाइकेन का संबंध किन दो जनों से होता है ना। एक इसमें हम देखते हैं माइको, दो दो हिस्से होते हैं लाइकेन, कौन कौन से, एक एल्गी होता है और दूसरा कौन सा होता है, फंगाई होता है क्या, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाइकेन का संबंध कैसे होता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू डोकुचाइव, डोकुचाइव ने एक टर्म यूज की थी, बताई नहीं थी दुनिया को, डिस्कवरी नहीं की थी, इसने बस एक टर्म यूज की थी जिसको बोलते हैं बायोजियो सिनोस, बायोजिनो सिनोसिस, बायोजिनो सिनोसिस कह सकते हैं ना, करेक्ट मी, या मैं क्या कहता हूँ कि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। गैस करिए अपना आंसर, आंसर रिवील कर दूं, आंसर रिवील कर दूं, आंसर रिवील कर दूं, तो आंसर है थर्ड, इन इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजी एंड लैंडस्केप। मतलब ये कहा गया कि एक तरह से बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच का संबंध। बायोटिक मतलब क्या, बायोटिक मतलब जैसे कि जो भी बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एबायोटिक मतलब क्या, जो भी लैंडस्केप है, जो भी चीजें हैं उन सभी का जो संबंध है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से बायोजिनोसिंथेसिस, जो कि डोकोचाइव ने इस्तेमाल किया था, फादर ऑफ सॉइल हम कह सकते हैं, पेडोलॉजी कह सकते हैं, है ना। तो या सॉइल साइंस के फादर ही कह दिया जाता है, चलो मॉडर्न पेडोलॉजी कह देते हैं, है ना। चलो क्या आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स इकोलॉजी की मैंने यहाँ रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इकोलॉजी, इकोलॉजी जैसे टर्म्स आगे आ रही हैं, बायोसिनोजेनेसिस आ गया, न्यू फॉर्मेशन, इकोलॉजी वाली चीजें। तो इकोलॉजी किससे बना, ग्रीक भाषा का शब्द ओइकस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द फैमिली हाउस होल्ड डिप्लीटिंग एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म एज अ हाउस होल्ड, एक घर के नाम, ओइकस मतलब एक तरह का घर हो गया। फादर कौन है, अच्छा याद रखना, इकोलॉजी टर्म कहाँ से आया है, जर्मन भाषा का शब्द ओइकोलॉजी से आया है, ओइकोलॉजी, है ना, ठीक है। इकोलॉजी इज अ जर्मन, जर्मन टर्म या ग्रीक टर्म। अच्छा, जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक इकोलॉजी वर्ड दिया है, जिनका नाम हमें याद रखना है, फादर ऑफ इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी टर्म किसने दी है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी, तो हम कहेंगे अर्नेस्ट हैकेल ने दी। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहे जाते हैं। तो फिर टेंसले कौन है, टेंसले जो है उन्होंने इकोसिस्टम टर्म का है, टेंसले ने सिस्टम सेट कर दिया, सिस्टम पाड़ दिया, ऐसे याद रखिएगा, टेंसले ने, टेंसले को किस तरह की कोई टेंशन नहीं थी, उसने सिस्टम पाड़ दिया, इकोसिस्टम टर्म दी थी। फादर ऑफ इकोसिस्टम जो है वो कौन है, ई ऑडम को बताया जाता है। तो क्या ये नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या कोई और भी नाम एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। फाइलोस्फीयर टर्म किसने दी थी, राइजोस्फीयर टर्म किसने दी थी, माइक्रोराइजा टर्म किसने दी थी, साइनोबैक्टीरिया की खोज किन्होंने की थी। मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज अपनी कॉपी में लिख के एक कमेंट बना के मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि और लोगों को भी वो चीज़ें याद हो जाए, आप भी टेस्ट कर सकें कि आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं। आपने कहा कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, उसका खोज आपने बताई एक साइंटिस्ट ने की। उसका राइस के अंदर स्पेसिफिक एक साइंटिस्ट बताते हैं कि राइस के अंदर बीजीए का कंट्रीब्यूशन किसी साइंटिस्ट ने बताया था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 5 साइंटिस्ट मैंने आपसे पूछे हैं, पांचों के पांचों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो क्यों ना आप बायोमास, बायोम्स के बारे में पढ़ें। बायोम्स क्या होते हैं, तो बायोम्स एक तरह से ऐसे कह सकते हैं बड़ा सा इकोसिस्टम, जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसमें आप स्पेसिफिक वेजिटेशन, स्पेसिफिक क्लाइमेट बता सकते हैं, उसे आप बायोम्स कहते हैं। मेजर इकोसिस्टम है ना, टाइप्स कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंट वेजिटेशन एंड, ठीक है, तो आकर क्लाइमेटिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, 14 मिनट हो चुके हैं हमें, हर क्वेश्चन पे लगभग 2 मिनट हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी सारी चीजें हैं, बहुत टाइम लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट होने में, बट आई एम रियली श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बीच में आपको संबंध बताना है। मेरा चश्मा बहुत खराब हो गया, जब तक आप इसका आंसर सोच लीजिए क्या होना चाहिए। मैं से उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब जिनको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ ना हिसाब निकाल लेते हैं अपना। तो ऑटोट्रॉफ कौन है, ऑटोट्रॉफ वो हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
और हवा दे सॉरी लाइट दे दो, वो अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन हेटेरोट्रॉफ कहते हैं कि भैया हमको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, हम उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर बाद में हमारा काम होगा। तो वो हेटेरोट्रॉफ है। तो ऑटोट्रॉफ डिराइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट। सनलाइट से ले रहे हो तो फोटो ऑटोट्रॉफ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से ले रहे हो तो लिथो ऑटोट्रॉफ कह दो, है ना, या कीमो ऑटोट्रॉफ कह दो, केमिकली अगर एनर्जी काम में ले रहे हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है दिवाकर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन का सोर्स लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ वो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्लांट एंड एनिमल का रेजिड्यू हो गया, तो उसको तोड़ के अपना काम निकालते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के रूप में। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो है, जो एग्जाम में आएगा और हम में से कई सारे लोगों का सवाल का जवाब गलत हो सकता है, वो क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स की क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। एजेटोबैक्टर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिसके नाम के अंदर बैक्टर लगा हुआ है ना, वो जनरली हेटेरोट्रॉफी होता है। मुझे ये टेबल याद करने में लगभग मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगे थे। 15 से 20, इवन मैं हो सकता है कम ही बता रहा हूँ, आधा घंटा भी लग गया हो, लेकिन मैंने कोशिश करी इसे बार बार अच्छे से याद करने की। एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कोई भी अगर आपसे पूछ लूँ मैं कि भाई चलते फिरते आपसे कोई पूछ ले, बताओ ये सिट्रोबैक्टर क्या होता है, सिट्रोबैक्टर का नेचर क्या है, दिमाग में आना चाहिए। सिट्रोबैक्टर मतलब हेटेरोट्रॉफिक भी है और साथ में ये फैकल्टेटिव एनारोब भी है ना, फैकल्टेटिव एनारोबिक भी है। तो ये कोई भी अगर आपसे अगर पूछ लें इसके अंदर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी ट्रिक्स बना के याद कीजिए, आपको ये याद होने चाहिए। मुझे कई नाम इसमें से इंपॉर्टेंट लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि बेसिलस है, जैसे कि क्लेविसेला है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि ये शब्दों के अर्थ आप समझते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, माइक्रो एरोबिक मतलब 0.2 एटीएम जितनी ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोब फैसिलिटी के रूप में एनारोब, जनरली तो एरोबिक ही है, जनरली तो हवा मिले तो काम चल जाता है। बेसिलस जो बहुत ज्यादा है मिट्टी में, जनरली तो हवा मिलती है तो चल ही रहा है। लेकिन फैसिलिटी के रूप में एनारोब मतलब हवा नहीं भी मिले, पानी भर जाए, एनारोबिक कंडीशन भी हो जाए, तब भी इनका काम चल जाएगा, क्योंकि ये फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है दिवाकर, सिट्रोबैक्टर भी हो गया, क्लेबिसिला भी हो गया। और ऑब्लिगेट एनारोब मतलब बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहेंगे, फिक्स है, ऑब्लिगेट है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है इनके पास, ऑब्लिगेट है ये लोग। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम, डी सल्फोविब्रियो और डी सल्फोमैक्युलम, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबेना नॉनस्टॉप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लैंग लिंबिया प्लेक्टोनेमा, प्लेक्टोनोमा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। रोडोस्पाइरलम, रोडो स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट है। क्रोपियम और साथ में थायोसिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। थायोबेसिलस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थायोबेसिलस को याद रखना, ये माइक्रो एरोफिल्स में आ रहा है। सभी को एक एक को पकड़ पकड़ के, बिजरिंकिया के ऊपर कोई ट्रिक बनाओ, डक्शिया के ऊपर बनाओ, एनाबिना के ऊपर बनाओ, सबके ऊपर बनाओ। आपको दिमाग में बनना चाहिए किसको ऑक्सीजन भी चाहिए, किसको लाइट चाहिए, किसको ऑर्गेनिक मैटर यानी हेटेरोट्रॉफ के रूप में होना है। ठीक है दिवाकर, ज्ञान मत दो, आगे के सवाल के अंदर बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक ये, है ना, या हो सकता है नंबरिंग गड़बड़ हो जाए तो आई एम सॉरी, है ना, जो भी है। चलो क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अच्छा, ये आपके लिए है, मतलब कमेंट करके बताना है, इसका कोई नंबर नहीं है, कमेंट, है ना। मैचअप क्वेश्चन का आंसर है, आप ऐसे लिख देना, मैचअप क्वेश्चन का आंसर है जो आपको सही लगे। अभी इस टेबल से ही हमने निकाला है क्वेश्चन, तो बता सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन है। बैक्टीरिया चिल्ला के बोला मैं हूँ, बैक्टीरिया लोग चिल्ला के बोले हम हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, हमने कहा हम बच्चे बच्चे जानते हैं कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है। उससे कम क्या है एक्टिनोमाइसिटीज है, यहाँ बच्चे गलत करते हैं। मतलब बच्चे तो क्या है, हम जैसे साथी, है ना, आप सब कभी कभी गलती कर देते हैं यहाँ पे, हमें लगता है फंगाई होना चाहिए, नहीं भैया, बैक्टीरिया है, फिर एक्टिनोमाइसिटीज है, फिर फंगाई है, फिर एल्गी है, फिर प्रोटोजोआ है, और सबसे कम मैक्रोफोना है। जितने ज्यादा बड़े ऑर्गेनिज्म उतने कम है वो, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन बैक्टीरिया है, फिर एक्टिनोमाइसिटीज है, फिर फंगाई है, फिर एल्गी है, फिर प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये याद रखना। बायोमास बच्चा बच्चा जानता है कि फंगाई का ज्यादा है, लेकिन यहाँ भूल जाते हैं, फिर लगता है कि कौन था यार। तो याद रखना, फंगाई है, फिर बैक्टीरिया है, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कौन है, बैक्टीरिया में आपने कहा कि दिवाकर बेसिलस सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया। बैक्टीरिया सबसे के अंदर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा बेसिलस है। बेसिलस के बाद कौन है, स्यूडोमोनास है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, स्यूडोमोनास है। ठीक है दिवाकर, उसके अलावा कौन ज्यादा होते हैं, स्यूडोमोनास ज्यादा है, एजिटोबैक्टर ज्यादा है, बेसिलस ज्यादा है, आर्थ्रोबैक्टर ज्यादा है, एरोबैक्टर ज्यादा है, एरोबैक्टीरियम ज्यादा है। मोस्ट अबिंडेंट लोग ही हैं ये सारे, लेकिन दो नाम जरूरी है, बेसिलस स्यूडोमोनास ज्यादा है। ठीक है, बेसिलस में भी कौन से बेसिलस ज्यादा है, अरे भैया इतना डेप्थ में क्यों घुस रहे हो, क्या पता कहीं डेप्थ में आ जाए क्वेश्चन। तो कोकाई और स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। लेकिन जाकर आप कहेंगे कि हमने एक ना किताब में नोट पॉइंट अच्छे से दिमाग में याद रख रखा है कि ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड
with simple nutrition requirement stimulated by the roots than gram positive spore forming rods. क्यों लिखा है ये ज्यादा होते हैं, आर डोमिनेटिंग है ना, आर मोर इन सॉइल। जनरली कौन से बैक्टीरिया मुझे लगता है ज्यादा होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव होने चाहिए है ना, ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये दिमाग में रखना, ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड लाइक है ना। और अभी हमने जो बोला है ना स्मॉल रॉड लाइक जो बोल रखा है वैसे, तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव, दो करेक्टर दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, आ सकता है एग्जाम। बैक्टीरिया अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर इनहेबिटेंट इन द राइजोस्फीयर। अच्छा हाँ, राइजोस्फीयर पे आता है ये क्वेश्चन कि राइजोस्फीयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो राइजोस्फीयर में ये होता है। ठीक है दिमाग, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के नाम पे जब आप कहेंगे अरे आप क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, आप कुछ नया नया ज्ञान डाले जा रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि यही है मेरा मकसद है इस वीडियो का, वन शॉट के रूप में आपको सॉइल बायोलॉजी की जो भी इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगती हैं वो सारी मैंने यहाँ इकट्ठी करने की कोशिश की है। चलो बताओ कि पीएच के बिहाफ पे बैक्टीरिया को हम एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एल्किलीफिल्स के रूप में बांट सकते हैं। काफी शोर आ रहा है पीछे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम ये बात कर रहे हैं एसिडोफिल्स वो जो कि लेस देन 0.65 पीएच पे काम करते हैं। ठीक है दिवाकर। न्यूट्रोफिल्स कौन, जो न्यूट्रल रेंज पे काम करते हैं। एल्किलोफिल्स कौन, जो 7.5 से ज्यादा की पीएच पे काम करते हैं। काम की बात क्या है दिवाकर, ये बताओ। काम की बात ये हो सकती है कि जैसे आर्किया ग्रुप होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है वैसे आर्किया ग्रुप भी होता है, प्रिमिटिव जो तरह का ग्रुप है, तो उस आर्किया ग्रुप के अंदर एक है सल्फोबुलस, एक है थर्मोप्लाज्मा। ये जो है वो ऑब्लिगेट एसिडोफिल्स हैं, इनको एसिडिटी चाहिए ही चाहिए मिट्टी में, नहीं तो नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। ऑब्लिगेट एसिडोफिल्स के नाम पे थायोबेसिलस का नाम भी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, थायोबेसिलस, थायोबेसिलस याद है किसके लिए काम आता है, डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है ना। थायोबेसिलस, थायोबेसिलस का पूरा नाम भूल रहा हूँ मैं, थायोबेसिलस, थायोबेसिलस का पूरा नाम होता है ना मैक्लेटेंस, क्या था यार, आई एम सॉरी, आप कमेंट में बताइएगा थायोबेसिलस का पूरा नाम एक रहता है, इस पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है तो डीनाइट्रिफिकेशन में काम आती है। अभी याद दिमाग में नहीं आ रही, तो वो जो है ऑब्लिगेट एसिडोफिल का एक एग्जांपल है। ठीक है दिवाकर। और ये क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही कोई पूछे, बस रखने को रख दिया मैंने कि भाई एसिडोफिल्स 0 से 1 की रेंज पर भी काम कर सके, वो कौन है, साइनेडियम है ना। ये कौन सा है, एक तरह का एल्गा है, साइनीडियम। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, टेम्परेचर वाला इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। फटाफट से एक ऑप्टिमम रेंज हमें दिमाग में याद होती है, उसके भी आप मैचअप कर दो। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, मैं आपको आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है इसका सेकंड। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ बच्चा बच्चा जानता है कि साइक्रोफिल्स कौन, साइक्रोफिल्स ज्यादा ही ठंडे हैं, मतलब ज्यादा ही ठंड पसंद है, नहीं तो हम कहेंगे ये, कहेंगे हम 10 से 15 है ना। हाँ बिल्कुल। साइक्रो ट्रॉफ, ट्रॉफ लग गया है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, टी फॉर टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो मतलब 10 से 30 हो गया। मीजोफिल्स, मीजोफिल्स सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं है ना। आपसे कोई पूछे टेम्परेचर के बिहाफ पे कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में ज्यादा होते हैं, तो मीजोफिल्स होते हैं दिवाकर। तो मतलब ये हुआ मीजोफिल्स क्या है, मीजोफिल्स हो जाएंगे 30 से 40 वाले। थर्मोफिल्स कौन से हो गए भैया, थर्मोफिल्स मतलब ये हो गए हमारे 50 से 70 वाले। एक्सट्रीम थर्मोफिल्स कौन से हो गए, ये हो गए ये वाले। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स में आर्किया ग्रुप से आते हैं। आर्किया ग्रुप में एक नाम आता है थर्मस एक्वेटिकस, याद है आपको थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस, आई एम सॉरी मैं स्पेलिंग्स में काफी मिस्टेक करता हूँ। और इससे टैक पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमराइजेशन के रिलेटेड एग्जांपल में आता है, टैग पॉलीमरेज निकाला जाता है। आप कहेंगे ये बातें कोई पूछता है क्या, ये आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो कोई एग्जाम में नहीं पूछता, ICAT कभी एग्जाम में आई नहीं है, लेकिन भाई IEEE में मेंशन की गई चीजें हैं, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। जो IEEE में वो आ सकता है, मुझे तो यही लगता है ना। वो बात सही है आपकी कि थोड़े लग रहे होंगे आपको, बारी बारी होगी कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हो, कई सारी ऐसी चीजें बता रहे हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, एक्सीलेंस की तरफ जाना है तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको, मेरा एक्सपीरियंस अब तक यही है। आप अगर सरफेस पे पढ़ के जाओगे तो सरफेस जैसे नंबर ही आएंगे, डेप्थ में पढ़ के जाओगे तो शायद आप और बेटर स्कोर कर पाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ बैक्टीरिया। हाँ यही क्वेश्चन मुझे लगता है कई लोगों को लगेगा कि ये क्यों ही रखा है, नहीं इंपॉर्टेंट है। बताओ लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बैक्टीरिया का। आप कहेंगे कि नाम ही नहीं सुने है ना। अगर आप A++ पढ़ते हैं तब तो सुने होंगे बिल्कुल, लेकिन जो सॉइल डिटाइल्स के बिहाफ पे चल रहे हैं उन्हें लगेगा कि ये क्या ही वीडियो बनाया गया है न जाने। नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है। बताओ लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बैक्टीरिया। शो कर रहा हूँ आंसर, आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है इसका सेकंड, यानी फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स लार्जेस्ट फाइलम है। प्रोटियो बैक्टीरिया नहीं है क्या, प्रोटियो बैक्टीरिया सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, तो प्रोटियो बैक्टीरिया भी फेमस है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्स फॉर्म है।
सबसे ज़्यादा डाइवर्स मतलब बहुत अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया हैं इसके पास, प्रोटोबैक्टीरिया के फाइलम के अंदर। लेकिन जो मेजर हमारे जो बहुत नाम सुने हुए हैं जैसे कि बेसिलस है, जो सॉइल में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लैक्टोबैसिलस है, माइकोप्लाज्मा है, जिसके पास क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं आई थिंक इसे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और क्लॉस्ट्रीडियम जो अभी हमने बात करी थी, फेमस नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसीस एक तरह का एक्टिनोमाइसीस हो गया आई गेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्मीक्यूट्स में आती है। अरे नहीं, बैक्टीरिया यही है स्ट्रेप्टोमाइसीस, तभी तो हम इसे फर्मीक्यूट्स नाम के फाइलम में पढ़ रहे हैं। फटाफट से इन एग्जांपल्स को मैच करिए। फेरस ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन है? मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग कौन है? सल्फर रिड्यूसिंग कौन है? सेलुलोज डिग्रेडर कौन से हैं? ऐसी वाइब आ रही होगी आपको कि थोड़ा सा ओवरडोज हो रहा है, अजीब सा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो इतने एग्जाम में आएंगे भी क्या? आ सकते हैं भाई, तैयार रखिएगा। बताइए क्या है आंसर इसका? आंसर वेल कर रहा हूँ, आंसर इसका फोर्थ, मतलब फेरस ऑक्सीडाइजिंग लेपिडो नाम से आता है मेरे ख्याल से इसमें। हाँ, लेप्टोथ्रिक्स है, अरे लेप्टोथ्रिक्स है, क्रेनोथ्रिक्स है और गेलियोनेला भी है। हाँ ठीक है। मैंगनीज वाला कौन है? मैंगनीज वाला है आर्थ्रोबैक्टर है, मन से आर्थ्रो आर्थ्रोपैड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ना जो घुटने वगैरह ठीक करते हैं, तो वो बड़े मन से आपके घुटने ठीक कर देंगे, ऐसे याद रख लो। कोई सेंस नहीं है सर आपकी ट्रिक्स में, बहुत घटिया ट्रिक्स होती हैं आपकी। हाँ मालूम, पता है मुझे, लेकिन मैं तो इस तरह से याद कर लेता हूँ यार। तो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? सल्फर रिड्यूसिंग बच्चा बच्चा जानता है, डी सल्फो नाम आता है उसके अंदर, तो डी सल्फोविब्रियो और डी सल्फोमैक्टम है, एक्चुलम है। ठीक है। सेलुलोज डिग्रेडर कौन से हैं? तो ये है ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइक्यूरस स्पाइरलिस है, एस्परजिलस नाइगर है। अरे वाह, एस्परजिलस नाइगर से रिलेटेड एक फैक्ट आता है ना। एस्परजिलस नाइगर वही है क्या जो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है ना? ऐसा कुछ होता है, एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है जो, जिसकी एक पर्टिकुलर रेंज बताते हैं कि इतना पीपीबी, है ना? पीपीबी आता है आई थिंक, पीपीबी से ज्यादा अगर होगा तो वो टॉक्सिक होता है, 9 ऐसा कुछ होता है। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एल्फा नहीं, एफ्ला, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन किसमें? ग्राउंडनट के अंदर। ग्राउंडनट में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा किससे ज्यादा होगी कि वो ह्यूमन के लिए प्रॉब्लमेटिक है? क्या वो एस्परजिलस नाइगर ही था? मुझे भी कंफ्यूजन है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा ना। मेरे को ये याद आया, मैंने रख दिया है यहाँ पे, पर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं एक बार चेक भी कर लूँगा, अगर गलत होगा तो कुछ एडिटिंग के टाइम पे रख दूंगा आपके सामने, तो उससे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। क्या और नाम इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, प्लेसियोमाइसिस फ्यूजिफोरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सेलुलेज डिग्रेडर्स हैं, सेलुलोज डिग्रेडर है। ठीक है। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे बच्चे को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक सेल होती है जो क्या कर सकती है? 5 4 3 2 1, आंसर पता है मुझे, आपको मालूम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। क्या और भी कोई एक इंपॉर्टेंट सेल होती है, बहुत जरूरी होती है? हेट्रोसिस्ट के साथ साथ एक और सेल होती है, हेट्रोसिस्ट के साथ साथ एक और सेल होती है जिसे हम कहते हैं एकिनेट्स। क्या कहते हैं? एकिनेट्स, एकिनेट्स, जो भी है, एकिनेट्स बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? एकिनेट्स का काम क्या है बताओ? गैस करो इसका आंसर, मुझे पॉज करके गैस करो इसका आंसर। 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज आंसर इज फोर्थ वन, यानी सर्वाइव अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब जब इसकी परिस्थितियां खराब चल रही होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, यानी आप देखें क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन कंडीशन में अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या कर सकते हैं? कौन सी सेल इनको सर्वाइव करवा सकती है? दिमाग, आप टाइम खराब कर रहे हो हमारा, वो है एकिनेट्स। सॉरी, फटाफट से खींचते हैं आप। विनोग्रेडस्की ने एक क्लासिफिकेशन दिया, ऑटोक्थोनस और जिग्मोजीनस। आप कहेंगे कि हमने तो नाम ही नहीं सुना है इसका और आप क्वेश्चन लेके आए हो। ऑटोक्थोनस, है ना? आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो सोचेंगे नाम नहीं सुना, और ऐसे भी अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे वो अपने आप को ज्यादा मत समझो, हमने बहुत नाम सुने, हमको सब मालूम है ना? आपके 13 में से अब तक 13 सवाल सही हुए होंगे, ऐसे भी कई लोग हैं, है ना? मैं जानता हूँ। ये तो बस ऐसा है ना कि बस मुंह से निकल जाता है यार, आप ऑफेंड मत होना कभी कुछ। जिग्मोजीनस, जिग्मोजीनस, है ना? इनके बीच में फर्क पता होना चाहिए। ऑटोक्थोनस और जिग्मोजीनस क्या है? ऑटोक्थोनस, जिग्मोजीनस, जिग 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 ऐसे याद रखता हूँ मैं। क्या कर रहे हो? अगर जिग 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 का मतलब ये हुआ, ये बहुत फास्ट काम करते हैं, मतलब फास्ट डिग्रेड करने वाले लोग हैं, मतलब हाई मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और हाई, मतलब ये क्या है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? अच्छा, विनोग्रेडस्की ने दिया है फादर ऑफ सॉइल बायोलॉजी, राइट? तो उन्होंने दिया है उसके सम्मान में यार,
टर्म्स याद रखनी चाहिए, है ना। तो व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई, सबस्ट्रेट में कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो मैक्सिमम रेट से उसको खत्म कर रहे हैं, तो वो कौन है? ठीक है, तो अगर आपने आंसर ही बता दिया यानी वो जिग्मोजिलस है। लेकिन दूसरी टर्म क्या पता है आपको? कोपियोट्रॉफिक। कोपियोट्रॉफिक मतलब जब सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा हो, हाई सबस्ट्रेट हो तो कोपियो, सबस्ट्रेट कम हो तो देवाकर क्या बोलना है हमें? सबस्ट्रेट कम यानी लो हो तो क्या बोलेंगे? ओलिगोट्रॉफिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओलिगोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, अगर आगे बताओ। तो ओलिगोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? जो वेरी लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पे काम करती है। ठीक है दिवाकर, आगे बताओ। जब कार्बन लिमिटेड कंडीशंस होती हैं तब आप क्या बोलोगे? ओलिगोट्रॉफिक बोलोगे। कोपियोट्रॉफिक कब बोलोगे? कोपियोट्रॉफिक मतलब जब हायर कंसंट्रेशन हो कार्बन की किसी में एनवायरमेंट में। ठीक है दिवाकर, तो आप हल्का हल्का सा दिमाग में आ रहा होगा आपका क्या? यूट्रोफिकेशन आ रहा है आपके मन में, मैं जानता हूँ बच्चा बच्चा चीख चीख के बोलना चाह रहा है कि सर यूट्रोफिकेशन एक बार बस मुंह से निकल जाए, मैं बता दूं सर उसके अंदर की एक नाइट्रोजन और फास्फोरस के फर्टिलाइजर जब ज्यादा होते हैं ना तब हट जाता है मामला, मतलब ब्लूम आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ आपको मालूम है ये बात, और नहीं मालूम है तो याद कर लेना, यूट्रोफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन का पैराग्राफ मैंने यहाँ रख दिया है। ऑटोक्थोनस जिग्मोजेनस के अलावा मेरे को एक एलोक्थोनस भी पढ़ा हुआ है, कभी मैंने सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ा था, है ना। तो ये एलोक्थोनस क्या है? ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, आई थिंक फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो मिट्टी में होने नहीं चाहिए लेकिन है, होने नहीं चाहिए मतलब है क्या मतलब? मतलब कुछ पैथोजेंस हो गए जैसे कि जो बीमारियां कॉज कर सकते हैं, तो वो मिट्टी में हैं, पड़े हैं, लेकिन अगर ह्यूमन के अंदर आ गए तो बीमारी कर सकते हैं, जानवरों में चले गए तो बीमारी कॉज कर सकते हैं, मतलब मिट्टी के लिए फॉरेन है वो। ऐसे लोग मेरे ख्याल से एलोक्थोनस कहे जाते हैं। ठीक है, दिवाकर आगे बढ़ो। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर गैस करिए फटाफट से। विच टाइप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी, तो मतलब दिवाकर आप बैक्टीरिया से शुरू हुए थे, है ना। आप फिर बाद में अब आ गए हो किसमें? एल्गी के अंदर। ठीक है, और हमने पहले इकोलॉजी भी तो देखी यार, ऐसे क्या कर रहे हो? इकोलॉजी भी शुरू करी थी थोड़ी, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गी, अब लास्ट में जाते जाते नाइट्रोजन फिक्सेशन पर जाके खत्म करेंगे इस टॉपिक को। वीडियो लेंदी है, ओवरडोज हो रहा हो, लग रहा हो ज़्यादा बोल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर बाद आधा बचा हुआ वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर यार, है ना। मुझे चुप करा दो भले, टैप 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 करते हुए स्लाइड्स पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना यार, काम आएगी। आगे बताओ, कौन सा यूकैरियोटिक एल्गी है ना, इज नोटेड टू डोमिनेट द एल्गल फ्लोरा ऑफ एसिड सॉइल? एसिड सॉइल में ज्यादा कौन होता है? बताओ। बुक में मेंशन्ड है सीधा ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल कौन है? यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। ग्रीन एल्गी जो है वो कहाँ बताई गई है डोमिनेंट? एसिड सॉइल। कहाँ? हमको याद करने के लिए कुछ है क्या? अच्छा ठीक है, एल्गी का नाम चल रहा है तो एल्गी के नाम पे कुछ क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं भैया। एल्गी ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ होता है, याद रखना। ऑब्लिगेट मतलब सनलाइट मिलनी ही चाहिए इसको, तो सनलाइट मिलेगी तो ही ग्रो कर पाती है ना, तो ये सनलाइट के बिना काम नहीं चलेगा, तो फोटो ऑटोट्रॉफ वो भी ऑब्लिगेट है। ठीक है दिवाकर, 4 तरह के होते हैं, पूछ सकता है कोई, बिल्कुल। ब्लू ग्रीन साइनोफाइटा, ग्रास ग्रीन क्लोरोफाइटा, येलो ग्रीन जेंथोफाइटा, गोल्डन ब्राउन बेसिलिरियोफाइटा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। व्हाट काइंड, अच्छा मैं कुछ बताना चाह रहा था, भूल गया शायद। हाँ साइनो, हाँ जो वो एक ये कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी वास्तव में एल्गी नहीं है, वो क्या है? वो साइनो बैक्टीरिया है। साइनो बैक्टीरिया मतलब क्या? ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस, सर आपकी राइटिंग बहुत ही घटिया है। हाँ यार मेरे को मालूम है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो साइनो बैक्टीरिया है। और साथ में इनके पास क्या है? हेटेरोसिस्ट होती है, आपको बताया हमने, और आपने ये समझा इसके अंदर एक्टिनेट्स होते हैं। ठीक है, बीजीए से रिलेटेड 2 साइंटिस्ट पीके दे और दूसरा पीके दे रे, पीके दे और आर्यन सिंह, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कंट्रीब्यूशन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछे थे। चलो ये हो गया सॉइल एल्गी। फटाफट से बताओ मुझे डाई एटम्स का क्या सीन है, मालूम होगा आपको। 5 4 3 2 1, मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, मुझे पॉज करके अपना आंसर सोच लिया आपने। आंसर दिखाएं तो आंसर है इसका, बिल्कुल याद रखना है कि डाई एटम्स का संबंध जो है वो सिलिका और न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल से मैं एक नोट पॉइंट का इंतजार कर रहा था जो अब आई थिंक आपके सामने आ गया है कि रेड एल्गी जो है ना, जिसका जो नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइनेडियम, साइनीडियम, साइनीडियम, साइनीडियम का वो तो नहीं है जो अपने पहले पढ़ा था कि बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट में था। चलो साइनेडियम और पोरफायरिडियम जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? सायानीडियम और साथ में पोरफायरिडियम कहाँ पाए जाते हैं? आंसर रिवील कर रहा हूँ, पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता हो तो मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर है इसका ये, साइनीडियम जो है एसिडिक हॉट स्प्रिंग के अंदर ग्रो कर सकते हैं। एसिडिक
हॉट स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। जबकि पोरफायरिडियम कहाँ ग्रो कर सकता है भैया? रेडिश जिलिटिशियस मासेस के अंदर, और वो भी स्पेसिफिकली याद रखना अमोनियम रिच सॉइल के अंदर। ठीक है दिवाकर, कोई पूछेगा क्या? शायद ही पूछे, देखो कहीं अब तक पूछा तो नहीं गया है, क्या पता पूछे। एज अ सॉइल स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक कंडीशन में साइनेडियम है, और एक अमोनियम रिच सॉइल के अंदर हमारे को बताया है पोरफायरिडियम ग्रोज एज अ रेडिश जिलिटिशियस मास इन द अमोनियम रिच सॉइल। ओके दिवाकर, आगे बढ़ो। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, सभी स्टूडेंट इसका आंसर एकदम सही बताएंगे, मुझे पता है। 17वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका, है ना? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों पॉजिटिव। अच्छा, कॉर्पोरेशन में भी तो दोनों पॉजिटिव होता है। फ़र्क क्या है फिर म्यूचुअलिज्म और कॉर्पोरेशन में? सोचो सोचो, दोनों में जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा है तो फ़र्क क्या है? कॉर्पोरेशन मुझे लगता है एक सेम कम्युनिटी में है ना? इंसान इंसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो एक दूसरे को कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन है। माइक्रोराइजा का एग्जांपल नहीं, जैसे कि अगर हम, वो है प्लांट और फंगाई के बीच का रिलेशन है, वो क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है ना? दो अलग कम्युनिटी के बीच में होगा तो वो म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म, कम ऑन यार, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव टू जीरो। अमेंसलिज्म नेगेटिव बातों से जुड़ा है, तो नेगेटिव और जीरो। ठीक है दिवाकर, इसका आंसर क्या है? आंसर आप देख लो, मैंने तो मैच करके दिखा दिया और हाईलाइट करना रह गया है ये। फर्स्ट एपी का 4 हो सकता है, क्यू का 3 हो सकता है, क्यू का फर्स्ट हो सकता है, 4 फर्स्ट, आर का 2, ठीक है, और ए का, हाँ ठीक है, सेकंड होना चाहिए आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, 18.1 भी है, 18.2 भी है, 18.3 भी है, 18.4 भी है। चीटिंग कर रहा हूँ मैं आपके साथ थोड़ी सी, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। राइजोस्फीयर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उनके जवाब आप फटाफट से बता दीजिए। कैसे बताएंगे आप? मतलब कॉपी में लिख लीजिए। 5 4 3 2 1। मुझे पॉज करके आपने आंसर सही गेस कर लिए, सही गेस कर लिए, इतना कॉन्फिडेंस मैं रख रहा हूँ आपके लिए कि आपने सही ही गेस किया होगा। राइट आंसर्स आपको पता होने चाहिए। राइजोस्फीयर टर्म किसने दी थी? हिलनर ने दी थी। हिल्टनर भी बोल दो, जो मर्जी है बोल दो। बाहर का जो एरिया होता है ना? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छे से इस बारे में। रूट्स के जो बाहर का एरिया है, रूट्स के जो कोई पर्टिकुलर, आई थिंक 2 मिलीमीटर का रहता है ये, है ना? 2 मिलीमीटर की तक का जो बाहर का जो एरिया है वो एक तरह से क्या हो गया? एक्टो। हाँ दिवाकर, ये बातें हमको समझ में आती है। एक्टो राइजोस्फीयर है। आप कहें कि भाई जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं सॉरी, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, किसका कॉर्टेक्स है दिवाकर? रूट्स का जो कॉर्टेक्स है, उसके अंदर का जो हिस्सा है उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप बोल सकते हो एंडो राइजोस्फीयर। ठीक है। एक्टो और एंडो के बीच में जो प्लेन होता है, एक्टो और एंडो के बीच में जो जगह होती है या एक तरह का प्लेन होता है, प्लेन मतलब हवाई जहाज की बात नहीं चल रही थी भैया, इंटरमीडिएट सरफेस की बात चल रही है। एक बीच का जो सरफेस है उसे हम क्या बोल देंगे? राइजो प्लेन बोल देंगे। ठीक है, तो अगर बात समझ आ गई हमारे को आपकी कि भाई एक्टो राइजोस्फीयर क्या है ना, और रूट एपिडर्मिक्स कॉर्टेक्स से रिलेटेड एंडोस्फीयर क्या है ये भी समझ आ गया। आपने कहा एक बीच का बिट्ठू भी याद रखना है जो राइजो प्लेन है। ठीक है, आगे बढ़ो। और भी इंपॉर्टेंट बातें जो कि राइजा 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 से जुड़ी है। माइकोराइजा, बच्चा बच्चा जानता है, माइको मतलब फंगाई, राइजा मतलब रूट्स, बड़े प्लांट्स के रूट। ऐसी कोई फैमिली है क्या जो माइकोराइजा नहीं बनाती? बिल्कुल, क्रूसीफेरी। क्रूसीफर्स आर द वंस हु डजंट लाइक द माइकोराइजा। ओके ब्रो, नेक्स्ट क्या है? ये है रेनर एंड मेलिन ने एक अच्छा काम किया था माइकोराइजा से, जो भी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि टर्म किसने दी थी माइकोराइजा? माइकोराइजा टर्म दी थी फ्रैंक ने दी थी। यही सवाल मैंने आपसे पहले पूछे थे, माइकोराइजा टर्म किसने दी? फ्रैंक ने दी थी। मुंच ने क्या टर्म दी थी? याद है आपको? कौन सी टर्म दी थी? मुंच ने कौन सी टर्म दी थी? मुंच नाम के साइंटिस्ट ने कौन सी टर्म दी थी? याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, कमेंट में बताइएगा मुझे। माइकोराइजी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, है ना? एक होता है एक्टोट्रॉफिक, एक होता है एंडोट्रॉफिक। बच्चा बच्चा जानता है। एक्टोट्रॉफिक वो जो जड़ों के बाहर का एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। ओके भाई, क्या ये हर्टविग बनाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं होता है, मुझे याद कराना चाहता हूँ मैं आपको। हार्टिंग नेट कौन बनाता है? हार्टिंग नेट कौन बनाता है? एक्टोमाइकोराइजा। हार्टिंग नेट कौन बनाता है? एक्टोमाइकोराइजा बनाता है। अरे ठीक है, अगर 3 बार क्यों बोल रहे हो, बार बार क्यों बोल रहे हो? इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं बनाता है? एंडोमाइकोराइजा को जरूरत नहीं है नेट वेट बनाने की, वो अंदर घुस जाता है सीधा सेल्स के। जाल बनाने की जरूरत किसको है? एक्टोमाइकोराइजा को है, क्योंकि बाहर है तो बाहर इस तरह का जाल बना रहा है, तो ऐसे याद रखो ये एक्टोमाइकोराइजा है। कुछ लोग इनके एग्जाम्पल भूल जाते हैं जो हमें नहीं भूलने हैं। बोलेटस, एमनीटा, एल्पोरा, एस्ट्रेस,
और एमनिएटेर। अब ये याद रहे तो ठीक, लेकिन मेरे को ये एमनेटस सॉरी बोलेटस और एमनेटा बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, याद रखना। इसके अलावा हार्टिगमेट कौन नहीं बनाता? एंडोमाइकोलाज नहीं बनाता। क्या पकड़ पकड़ के लाता है ये पौधे के पास? तो ये फास्फोरस पकड़ पकड़ के ले आता है। ठीक है भैया। एग्जाम्पल क्या है? वाम है। वाम मतलब क्या? वेस्कुलर आर्बिकुलर माइक्रोराइजा। एग्जाम्पल क्या है? ग्लोमस है, एंडोजीन है, बहुत ही जरूरी है। ग्लोमस है, एंडोजीन है, बहुत ही जरूरी है। फंगाई बिलोंग कर रहे हैं ग्लोमस और एंडोजीन से। ठीक है दिमाग। और बताओ, और बढ़िया, आप बताओ। अरे भाई, फोमा और राइजोक्टोनिया भी इंपॉर्टेंट है। फोमा और राइजोक्टोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोमा और राइजोक्टोनिया क्या है? एंडोमाइकोराइजा के अदर एग्जांपल्स हैं। जोर से बोलो। फोमा और राइजोक्टोनिया एंडोमाइकोराइजा। मैंने बोला अगर जोर से बोलो और आपके मन में आया है जय माता की, तो मतलब आप सही राह पे हैं जिंदगी में। और अगर आपके मन में नहीं आया जय माता दी, तो मतलब आप बर्बाद हो रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। बर्बाद ना होइए, जिंदगी का मजा लीजिए। चलो क्या, माइक्रोराइजल हाइफी जो है वो क्या क्या पकड़ के ला सकता है? तो याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक। स्पेशली फास्फोरस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वाम क्या है? एक तरह का फास्फोरस मोबिलाइजिंग बोल देते हैं ना। फास्फोरस मोबिलाइजिंग होती है ये वाम। वाम वाम में हम तुम करें तो क्या बात कर रहे हैं। चलो, रूट प्रोड्यूस क्या है? अलग अलग याद रखने हैं। एक्सुडेट्स इंपॉर्टेंट है, जो लीकिंग से रिलेटेड है। सिक्रीशंस रिलेटेड है, रिलीज्ड थ्रू द प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो छूट रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो सिक्रीशन है। म्यूसिलेज इंपॉर्टेंट है, अभी आया भी था, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो म्यूसिलेज क्या है? रूट्स, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द रूट्स थ्रू 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 बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। थ्रू बैक्टीरियल डिग्रेडेशन और रूट से जो निकल रहा है वो म्यूसिलेज है। लेकिन ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, म्यूसिजेल। म्यूसिजेल क्या है? म्यूसिजेल ये है कि मिक्सचर ऑफ म्यूसिलेज एंड सॉइल पार्टिकल। म्यूसिलेज और मतलब जो रूट और बैक्टीरिया ने छोड़ा, उसको आप मिट्टी में मिक्स कर दो, तो क्या बन जाएगा? म्यूसिजेल बन जाएगा। वाह क्या बात है, म्यूसिजेल बन जाएगा। फिर लाइसेट्स क्या है? लाइसेट्स जो है कंपाउंड रिलीज फ्रॉम द रूट्स थ्रू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। सिर्फ रूट से बोला है इसमें। यार मेरे को इनमें फर्क नहीं पता, सही बताऊं तो, सच बताऊं तो म्यूसिलेज और लाइसेट्स में फर्क क्या है? म्यूसिलेट्स क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द रूट्स और थ्रू बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के थ्रू बन रहे हैं, तो ये भी तो यही बोल रहा है, कंपाउंड्स रिलीज्ड फ्रॉम द रूट्स। सेम ही बातें हो गई। मतलब आपको फर्क पता हो तो बताना मुझे, म्यूसिलेज और लाइसेट्स में क्या फर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एंजाइम्स के अंदर चले गए अब हम, है ना। समझ रहे हो, फेजेस आ रहे हैं हमारे इस वीडियो के। हमने पहले इकोलॉजी से रिलेटेड बातें करी, हमने फिर बैक्टीरिया की बातें करी, फिर हमने एल्गी के बारे में बातें कर ली, फिर हमने साइंटिस्ट आ गए थे बीच में। अब हमारे पास सामने क्या आ रहा है? एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो लेंदी जाएगा भैया, हिम्मत टूट रही हो तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा पुअर ना हो। An enzyme that is produced a constant amount without regard to the physiological demand or the concentration of the substrate is called। क्या बोल रहे हैं खुद दिवाकर? ये बोल रहा हूँ कि जब ऐसे एंजाइम जो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं, ये एंजाइम्स क्या कहे जाते हैं? एंजाइम्स कहे जाते हैं, बोलो, आंसर रिवील करूँ? आंसर है फर्स्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो सदा निकलते रहते हैं, सबस्ट्रेट आए चाहे नहीं आए, ये एंजाइम्स बार बार रिलीज होते रहते हैं। ठीक है दिमाग। तो ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं, कि भाई सबस्ट्रेट ज्यादा है। सबस्ट्रेट का मतलब समझते हो, जिसके ऊपर अभिक्रिया होगी उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर ये सबस्ट्रेट ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से जो एंजाइम निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, या इसी में बता देते हैं वो क्या होगा। इंड्यूसिबल एंजाइम कहा जाएगा, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वर्ड, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। तो ये आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम और रिड्यूसिंग एंजाइम का कॉन्सेप्ट समझ। एंजाइम्स मिट्टी में चार तरह के ग्रुप वाले इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चार? ऑक्सीडोडिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस और लाइसेस। ठीक है, ऑक्सीडोडिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस और लाइसेस। इनके पर्टिकुलर काम अलग अलग बताएं तो टाइम ज़्यादा ही जाएगा, खराब होएगा, तो अभी रुकते हैं। ये स्टेटमेंट्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिएगा। क्या है कि फॉस्फेटेज आर कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स that are always produced in the constant amount. Phosphatases are adaptive enzymes and अच्छा, adaptive enzymes और inducible enzymes मेरे ख्याल से एक ही चीज है ना। क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से adaptive और inducible enzyme एक ही चीज है, फिर भी देखता है, चेक कर लूंगा मैं, है ना। Phosphatases are adaptive enzymes and their activity increases when available phosphorus decreases। क्या बोलती पब्लिक? क्या लगता है, सही है जवाब स्टेटमेंट?
बोलो 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 बोलो। आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर इसका थर्ड, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। मतलब फॉस्फेटेज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। क्या है फॉस्फेटेज? ये एडेप्टिव एंजाइम है, या मैं मेरे को लगता है कि एक ही चीज है, इंड्यूसिव एंजाइम है ना? इंड्यूसिबल बोला था क्या? इंड्यूसिव, या इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल एंजाइम है। वैसे भी मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ तो आ नहीं रहा आपको, तो राइटिंग इतनी घटिया है सॉरी। तो इंड्यूसिबल जो है उसे हम कह सकते हैं एंजाइम है। तो फॉस्फेटेज मुझे लगता है इंड्यूसिबल और एडेप्टिव है। हाँ ठीक है, ये बात नहीं, लेकिन एक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन अवेलेबल फास्फोरस डिक्रीजेस, अवेलेबल फास्फोरस डिक्रीजेस, अवेलेबल फास्फोरस कम होगा, अवेलेबल फास्फोरस कम होगा। तो अगर 3 बार पढ़ देने से समझ नहीं आता, समझाओ तो सही। समझा मैं ये रहा हूं कि अगर फास्फोरस फिक्स्ड है, फास्फोरस फिक्स्ड फॉर्म में है, तब ज्यादा एंजाइम छोड़ा जाएगा। फिक्स है तो उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे ना हम। ये यार भगवान, इतनी घटिया राइटिंग कैसे है मेरी। इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे ना हम। फास्फोरस अगर फिक्स फॉर्म में है, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें फॉस्फेटेज एंजाइम की। फॉस्फेटेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। फॉस्फोरस अगर फिक्स है ज्यादा तो जरूरत पड़ेगी फॉस्फेटेज की, अगर वो अवेलेबल ज्यादा है तो वो कम जरूरत पड़ेगी। आगे क्या बात समझे? जोर से बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया, आवाज नहीं आई, अब आ गई तो मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम अमॉन्ग द एमाइलेज, एमाइलेज में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? जल्दी बताओ। अल्फा एमाइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्फा एमाइलेज का काम बता दो। अल्फा एमाइलेज जो है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज या ओलिगोसैकेराइड में। ठीक है, तो बीटा क्या कहता है? बीटा जी जो है हमारे वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को माल्टोज में, विच मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। कौन प्रोड्यूस करता है मेनली? बीटा पॉली, बीटा एमाइलेज प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक है दिवाकर, आपने अल्फा और बीटा के बीच की कहानी बताई है, हमें याद होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है। 8 सवाल हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर, 8 सवाल हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 8 मैचअप पूछ लिए आपसे मैंने। 8 के 8 सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट से जवाब सोचो अपने दिमाग में, टेक योर टाइम। सही आंसर गैस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर रिवील कर रहा हूँ, टाइम अपने पास कम है। देखो 47 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी वीडियो। मैं चाहता हूँ 1 घंटे से थोड़ा आसपास ऊपर हो, तो ये खत्म हो जाना चाहिए वीडियो। चलो आंसर दिखाते हैं। आंसर है फर्स्ट, नॉन सिम, अच्छा नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोसिस का संबंध है फ्रैंकिया से। फ्रैंकिया क्या है भैया? एक तरह का एक्टिनोमाइसिटिस है ना? एक्टिनोमाइसिट है, एक्टिनोराइजल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। सीरियल एंडोफाइट्स का संबंध किससे हो सकता है भैया? 8वें से हो सकता है, यानी एंडोफाइटिक बैक्टीरिया इन सीरियल। एंडोफाइटिक बैक्टीरिया सूझे, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है रे भाई? ये भाई ये होता है एसोसिएटिव, શું છે? एसोसिएटिव છે। एसोसिएटिव बैक्टीरिया को एंडोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं सीरियल्स के अंदर। अच्छा, सीरियल्स के अंदर मतलब कौन? सीरियल्स के अंदर तो मतलब हो गया हमारा राइस भी सीरियल है, हमारे पास वीट भी सीरियल है, अरे भैया हमारे पास तो मेज भी सीरियल है ना? तो क्या इनके अंदर सब में सेम होता है? अरे नहीं भैया, कॉपी में लिखो अपने साथ, मेरे साथ साथ, मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए तो मैं अच्छे से लिख दूँ, है ना? तो यही लिख देते हैं। वीट एंड राइस का संबंध किससे होगा? ये है एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम, लिपोफेरम। ठीक है जी, लिपोफेरम का संबंध है वीट एंड राइस से। ठीक है दिवाकर, मेज का संबंध किससे है? मेज का संबंध है एजोस्पाइरिलम, ये लिख रहा हूँ, एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस, ब्रेसिलेंस। आप कहेंगे स्पेलिंग गलत है दिवाकर, माफ कर दो यार, याद रख लेना। एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस का संबंध है मेज से, हाँ। और अरे मैं गलत बोल गया, मुझे लगा ही था मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे, और मैं बोल भी गया गलत। आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, ये उल्टा बोल दिया मैंने। लिपोफेरम का संबंध किससे है ना? मैं फिर गलत कर दिया हूँ यहाँ पे, गलती नहीं होनी चाहिए थी ऐसी। दिमाग को मैंने समझाया था उल्टा नहीं बोलना है, लेकिन बोल ही गया मैं। चलो, एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस का संबंध किससे होगा? ब्रेसिलेंस का संबंध होगा यहाँ पे व्हीट एंड राइस से, जबकि मेज से संबंध किसका है? एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम, लिपोफेरम, लिपोफेरम का संबंध है मेज से। व्हीट एंड राइस से संबंध है एजोस्पाइरम ब्रेसिक। कहाँ कैसे चले गए वहां पे? क्योंकि एंडोफाइटिक बैक्टीरिया लिखा है। एंडोफाइटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? एसोसिएटिव बैक्टीरिया। ठीक है बात, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है,
वाटर फंड एसोसिएशन, वाटर फंड एसोसिएशन का संबंध किससे होना चाहिए भैया? एजोला एंड एनामिना से होना चाहिए। एनामिना डूब जो तुम्हारे यहाँ करो। अरे फ्री लिविंग फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोनेमा में कहा था इंपॉर्टेंट है, तो फ्री लिविंग है और फोटोट्रॉफिक है। डी का क्या है भैया? अरे डी का तो फर्स्ट दे दिया, शिट गलत हो गया तो मेरे पास। डी का फर्स्ट यानी रोडोस्पाइरिलम होगा। और फिर ये क्या है? प्लेक्टोनेमा भी तो एक तरह का फोटोट्रॉफिक ही होता है। अरे इसका क्या है फिर आंसर? फोर्थ कहाँ है? फोर्थ एच के अंदर दिया है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया बोल दिया है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया बोला गया है प्लेक्टोनेमा को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राइजो के एफ का 7 यानी फ्री लिविंग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा है? हेटेरोट्रॉफिक है, हाँ बिल्कुल ये। कौन से? एरोबिक भी हैं दोनों, ठीक है। उसके अलावा जी का 3 यानी प्लांट एसोसिएटिव बैक्टीरिया, ये हो जाएंगे। एसोसिएशन में तो बिल्कुल अभी आपको बताया मैंने, एजोस्पाइरिलम है ही, एसिडोबैक्टर है ही, हेर्बेस्पेरियम है ही। ओके ओके ओके, तो यहाँ मुझे डाउट आया बस ई के अंदर, यानी ई का 6 यानी लेग्यूम राइजोबियम कॉम्प्लेक्स का संबंध राइजोबियम से ही होगा। ठीक है, फिर तो सही है। प्लेक्टोनेमा क्या होगा? प्लेक्टोनेमा सही है, मतलब बी का फर्स्ट ही होना चाहिए रोडोस्पाइरलम, और प्लेक्टोनेमा होना चाहिए एच के अंदर फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि प्लेक्टोनेमा वहां था, बैक्टीरिया के अंदर था, और फोटोट्रॉफ में था। फोटोट्रॉफ में भी कौन सा? एरोबिक फोटोट्रॉफ था, है ना। चलो देख लेना। बट ठीक है, तो ये मेरे को लगता है बाकी जो भी बताए गए हैं लगभग सात, तो आपको आई थिंक क्लैरिटी होगी, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। राइजोस एजोस्पाइरिलम का कॉन्सेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दिवाकर, 51-50 मिनट तक आपने खींच लिया इस वीडियो को। अच्छा ये रहा, जो कुछ भी यहाँ पीछे लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, अच्छे सोर्स से लिखा हुआ है, IISS से लिखा हुआ है, तो फिर सही है। फिर प्लेक्टोनेमा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ओके ना। अब बहुत ज्यादा जरूरी बायो फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा जरूरी बायो फर्टिलाइजर। मैं पॉज करके पढ़ाने बैठूंगा तो वक्त खराब होगा आपका। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिम्बायोटिक नोड्यूल वाले और वो भी कौन सी? रूट पे नोड्यूल वाले, लेग्यूम राइजोबियम रेडी राइजोबियम। रेडी राइजोबियम कौन सा होता है? स्लो ग्रोइंग होता है ना। नॉन लेग्यूम के अंदर कौन है? राइजोबियम पैरास्पोनिया। अरे भैया बहुत ज्यादा जरूरी है ये तो। पैरास्पोनिया की आपको फैमिली याद है क्या? पैरास्पोनिया की फैमिली याद है क्या? अल्मेसी, अल्मेसी, अल्मेसी इज द फैमिली ऑफ पैरास्पोनिया। ठीक है, फ्रैंकिया है, आपने बताया था एक्टिनोमाइसिटीज है, एलनस है, माइरिका है ना। ये सारे लोग क्या है? रूट में नोड्यूल बना सकते हैं। राइजोबियम नहीं है, फिर भी क्या नोड्यूल बना सकते हैं, है ना। नॉन लेग्यूम, हाँ ये तो एक कैटेगरी हो गई, नॉन लेग्यूम राइजोबियम। और उसके अंदर एग्जांपल कौन हो गए? पैरास्पोनिया, फ्रैंकिया, एलनस एंड माइरिका। चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेसबेनिया कौन सा? एक्यूलियाटा, नहीं नहीं नहीं, रोस्ट्राटा, रॉस, अरे यार, रोस्ट्राटा, बहुत गंदा लिखा है मैंने, पता है, रोस्ट्राटा। सेसबेनिया रोस्ट्राटा का संबंध किससे है? स्टेम पे नोड्यूल बनाने से। ठीक है दिवाकर, नॉन नोड्यूल वाले कौन से हैं? जो नोड्यूल नहीं बनाते वो कौन है? एजोलाफर्न है, मास, हेलो, सिफोन भी। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। नॉन सिम्बायोटिक यानी फ्री लिविंग, कौन? फ्री लिविंग, फ्री लिविंग कौन है? फ्री लिविंग है आजू आजू बीसीसी एना नो डरो नहीं है? ये मैंने ट्रिक बनाई थी एक बार। आजू आजू बीसीसी एना नो डरो नहीं, डरो नहीं मतलब दक्षा। क्या घटिया ट्रिक है सर। नहीं मच्छी यार कई लोगों को पसंद है। बायो फर्टिलाइजर वाला एक कंप्लीट वीडियो है मेरा, उसके ऊपर मेरे 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं उस पर, है ना। वो बहुत अच्छा गया था मेरा वीडियो, कई लोगों ने उस ट्रिक की तारीफ भी की थी सर। ओके, अब फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग दो तरह के फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर हैं, फॉस्फेट मोबिलाइजर है। बेसिलस है, सुडोमोनास है, एस्परजिलस है, और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम याद आता है? पेनिसिलियम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एंटीबायोटिक बनाई थी, पेनिसिलियम, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है। चलो खैर वो तो अलग केस था। वाम, ग्लोमस एंड गीगास्पोरा, ये नाम मैं ढूंढ रहा था। गीगास्पोरा इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉस्फेट मोबिलाइजर। ग्लोमस, गीगास्पोरा, वाम। वाम के साथ में और भी नाम पड़े थे, जीनोफोर बोला था शायद हमने, है ना। ये भी नाम याद रखना। ट्राइक्यूरस, ट्राइकोडर्मा, काइटोमियम, पाइसोमाइसीस ऑफ साइटोफागा इंपॉर्टेंट है। ये किससे है? सेलुलोज डिकम्पोजिंग है। लिग्निन को कौन तोड़ेगा? प्लूरोटस तोड़ लेगा, एगेरिकस तोड़ लेगा, पॉलीफोरस तोड़ लेगा, फोम्स तोड़ लेगा। इंपॉर्टेंट है क्या? अरे इंपॉर्टेंट है भाई, तभी तो लिखा है। ये पूरा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं चार्ट आपके, बिल्कुल याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, नॉन सिम्बायोटिक हेटेरोट्रॉफिक है, एमोनिफर्स हेटेरोट्रॉफिक है, सेलुलोज डिकम्पोजर हेटेरोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक कौन है? मतलब जो अपने आप काम चला सकते हैं वो साइनो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है। इनकी पीएच पता है आपको? किस पीएच काम करते हैं ये? बोलो बोलो। आप कहेंगे हाँ सर, हमने सुधीर सर का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने बताया है।
हाँ बिल्कुल, सुधीर सर हमेशा ही बताते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की रेंज, पीएच की रेंज कितनी है? अरे 8, इसकी तो नाइट्रोसोमोनास की 8 सॉरी 9 और नाइट्रोबैक्टर की कितनी 8 है ना। नाइट्रोबैक्टर 8 पीएच तक काम करता है, नाइट्रोसोमोनास 9 पीएच तक काम करता है। डी नाइट्रिफर्स भी ऑटोट्रॉफिक ही है, इसमें नाम आया था हमारा थायोबैसिलस का। सल्फर ऑक्सीडाइजर्स, आयरन ऑक्सीडर्स, हाइड्रोजन ऑक्सीडर्स वगैरह काम के नहीं है। इन दोनों के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, है ना। सॉरी, इसके आयरन ऑक्सीडर के बताए थे लेपिडोट्रिक्स, और याद रखना। देखो अगर आपको हैवी लग रहा हो कंटेंट, लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बता रहे हो यार, इस बात की क्लैरिटी रखना कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। आ सकता है सीधा एग्जाम में कि बताओ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसर्स यानी फिक्सर्स, यानी जो आपने फ्री लिविंग आपने जो बताए थे वो क्या है? वो हेट्रोट्रॉफिक है भैया। अमोनिफर्स भी हेट्रोट्रॉफिक है, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स भी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक भी ये तो पूछ सकते हैं, सीधा पूछा गया है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर क्या है? ये ऑटोट्रॉफ है भैया। डिनाइट्रिफर भी ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज बच्चा बच्चा जानता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिलोटी इंपॉर्टेंट है अल्फा अल्फा से, स्वीट क्रॉर से और फेनुग्रीक से, ठीक है। ट्राइफोली का संबंध है ट्राइफोलियम यानी रेड एंड व्हाइट क्लॉवर से। लेगिनोस्पोरम का संबंध पी से भी है, पैच से भी है, लेथाइरस से भी है और लेंटिल से भी है। फेजुलिस का संबंध बीन से भी है। ल्यूपिनी का संबंध ल्यूपिनस यानी ल्यूपाइन से है। जपोनिकम बच्चा बच्चा जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सोयाबीन, पीनट, काउपी, कुड्जू जो भी है वो याद रखिएगा। नोड्यूल के बेसिस पे दो तरह के होते हैं प्लांट, जिनके नोड्यूल्स रुक जाते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ एक अगर रुक जाती है उसे बोलते हैं, उसका एग्जांपल है मूंग। जिनकी नहीं रुकती है वो है चिकपी और क्लावर। चिकपी और क्लावर कहते हैं जैसे कि ना, ऐसे लड़की या लड़का जो भी इमेजिन करना चाहो, आपकी चॉइस है ना। लड़की हो तो लड़का इमेजिन कर लो, लड़की हो लड़के हो तो लड़की इमेजिन कर लो, है ना। ऐसे चिक जो बढ़ते ही जा रहे हैं समय के साथ, मोटे होते ही जा रहे हैं उसके, है ना, चिक्स, तो हम कहेंगे वो चिक भी है। इनडिटरमाइंड है, मतलब नॉड्यूल की ग्रोथ कंटिन्यू है ना। कोई अदरवाइज मत लेना यार, बस इन चीज़ों को याद करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ मकसद नहीं है ऐसा सब कुछ बोलने का, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। चिकपी एंड क्लॉवर्स आर इनडिटरमिनेट, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्शन से रिलेटेड, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसके मुझे एलिमेंट बता दो, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके अंदर? दो एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से बताओ मेरे को फटाफट कमेंट में। और विच इन्वॉल्व्स द टू न्यूट्रिएंट रिडक्शन नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज का काम क्या है? नाइट्रेट को बदलता है किसमें? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट को बदलेगा कौन? नाइट्राइट रिडक्टेज बदलेगा आगे जाके किसमें? अमोनिया में। ओके, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई डोंट नो, है ना। तो इसके अंदर ये जो है, अब इन दोनों की लोकेशन पूछते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। ये लोग याद रखना कि ये नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो साइटोप्लाज्म में है, नाइट्राइट रिडक्टेज जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। अब आया है 23वां क्वेश्चन, कहाँ 22वां क्वेश्चन आ गया था, 23 क्वेश्चन इतना लेट आया है क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बतानी होती है। बताओ, एसोसिएटिव डायअज़ोट्रॉफ्स को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव मतलब कौन? एसोसिएटिव का मतलब समझते हैं आप। डायअज़ोट्रॉफ मतलब जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? पीछे वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो तो ये बात समझ चुके होगे कि इसका आंसर है एंडोफाइटिक बैक्टीरिया। डन। नेक्स्ट क्या है? एजोस्पाइरिलम अपार्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोस्पाइरिलम और क्या फायदा दे सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर ही सकता है, और क्या कर सकता है? और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स भी छोड़ सकता है, ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एजोस्पाइरिलम की पर्टिकुलर नाइट्रोजन की आपको क्या बतानी है? फिक्सेशन की रेट बतानी है। बताओ 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 फटाफट से, क्या होना चाहिए आंसर? 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर दूं? बिल्कुल, आंसर आपको पता होना चाहिए। 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। फ्री लिविंग के लिए अलग आती है, आई थिंक फ्री लिविंग का एक अलग टर्म आती है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया लोग जो है वो कितना नाइट्रोजन करते हैं? एजोला के लिए एक फेमस है टर्म, एजोला के लिए भी आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग की रेंज याद होनी चाहिए। पता है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे कि एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर्स कैन टॉलरेट एंड ग्रो इवन एट हाई सुक्रोज कंटेंट। ऐसे एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर जो शुगर केन एंड शुगर बीट में रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना सारा इंपॉर्टेंट। वाह दिवाकर, आगे बताओ क्या होना चाहिए आंसर? आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है इसका थर्ड, यानी एसिडोबैक्टर डायएजोट्रोफिकस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर ले। एसिडोबैक्टर, है ना। एजोस्पाइरिलम के दो नाम बता दिए मैंने आपको, ब्रेसिलेंस और ल्यूपिफेरम। ब्रेसिलेंस में था व्हीट एंड राइस में था, और लिफिफेरेंस मेज में था, ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताओ, नॉन नॉड्यूलेटिंग बट बेनिफिट्स इंट्रासेलुलर नाइट्रोजन फिक्सर्स। नॉड्यूल नहीं बनाता लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। रेजोबियम तो बनाता है नॉड्यूल, फ्रैंकिया नहीं बनाता नॉड्यूल,
एज़ोस्पेरिलम भी नहीं बनाता नोड्यूल, नहीं फ्रैंकिया भी तो बनाता ही है नोड्यूल, हाँ, तो ये नहीं बनाता। नॉस्टॉक और एज़ोला, ये नॉस्टॉक भी तो नहीं बनाता नाइट्रो, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर इसका सी दिया है। एज़ोस्पेरिलम, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन नॉस्टॉक और एज़ोला, एज़ोला में कब से बनने लग गया नॉन, अच्छा नॉन, हाँ, वो भी तो नॉन नोड्यूलेटिंग है यार। मुझे लगता है ये भी होना चाहिए इसका आंसर, 2 होने चाहिए। आप बताना क्या राय है आपकी? अच्छा, ऐसे बताओ, ओनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच इज़ ओनली नॉन-लेग्यूम जीनस फ्रॉम राइज़ोबियम लाइक सिम्बायोसिस? ओनली नॉन-लेग्यूम, नॉन-लेग्यूम है फिर भी राइज़ोबियम जैसा नोड्यूल बना लेता है। बताओ, आंसर है पेरिस्पोनिया, अल्मिसी फैमिली से, बताया था मैंने आपको अभी कुछ देर पहले। फ्रैंकिया जैसा सिम्बायोसिस किन जेनरा में देखा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इसका थर्ड यानी एलनस, एल्जीनस, हिप्पोफी एंड केजुराइना। केजुराइना तो बहुत फेमस है, केजुराइना और एलनस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब देखो चीजें इकट्ठी रह जाएंगी, लेकिन एक तरफ वो बायो फर्टिलाइजर वाला चार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। माइरिका का नाम भी अपन ने पढ़ा था, वो सारा इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एक्सप्लिसिटली साइटेड एज इकोसिस्टम इंजीनियर? वीडियो खत्म हो चुका है दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है ये, फटाफट से बताओ क्या है। बच्चा बच्चा जानता है, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं। आंसर है इसका अर्थवॉर्म एंड टर्माइट्स, ठीक है। और कुछ याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्लासिफिकेशन याद कर लो, शायद काम आ जाए। देखो, माइक्रोफोना वो हैं जो 200 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, मीजो वाले 0.2 से 2 मीटर मिलीमीटर के बीच में, मैक्रो वाले 2 से 20 माइक्रो मिलीमीटर से बीच वाले हैं। लास्ट आज की स्लाइड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के नाम पे आपको एनेलिडा के अंदर 2 लोग बताए हैं, अर्थवॉर्म एंड पॉटवॉर्म्स। आर्थ्रोपोड्स के नाम पे मैक्रो और माइक्रो में 2 क्लासिफाई कर दी है, जबकि मोलस्कन्स के अंदर स्नग्स एंड स्नेल्स आते हैं, ठीक है दिमाग। क्या ये याद करने हैं? मुझे नहीं लगता, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, शायद ही आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कोई रखे भी नहीं यहाँ पे। हाँ, मैंने अर्थवॉर्म के ऊपर आपको फोकस किया था, अर्थवॉर्म की कौन सी स्पीसीज ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर? बोलो बोलो, किसी ने फोइडिटा बच्चा बच्चा जानता है। और वर्मी कास्ट इंपॉर्टेंट है, वर्मी, वो एक लिक्विड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे कई सारे वर्मी कंपोस्ट से कई क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ड्रिलोस्फीयर बताया था मैंने आपको, स्लीपिंग ब्यूटी हाइपोथेसिस बताया था अर्थवॉर्म से रिलेटेड। और क्या हो सकता है? और जो हो सकता है आप मुझे कमेंट में बता देना। चलो, ये था आज का सेशन, एंड आई रियली होप दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लेना, चाहे एसआरपी, चाहे जेआरएफ, चाहे एसआरएफ। आई एम रियली श्योर दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई सजेशन हो, किसी तरह का सुझाव हो, किसी तरह का कोई एप्रिशिएशन हो, कोई भी मन में विचार आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।